हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम। आज हम लोग बात करेंगे एपीआई स्कोर के बारे में। क्या होता है और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। बेसिकली एपीआई जो स्कोर होता है, या हम एपीआई की अगर बात करें तो इसको हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स दो तरह से होते हैं। एक तरह से अपने लेवल से भी उसको कराती है कंडक्ट, और दूसरा आयोग के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती हैं, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एपीआई स्कोर के बारे में जानते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और कितने मार्क्स बेसिकली किस एरिया में प्रोवाइड करे जाते हैं और किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है और कितनी इंपॉर्टेंस ये किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के मीनिंग इस पद को पाने के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भर सकती है, और आयोग के द्वारा भी, मीनिंग कॉलेजेस में जो आयोग के द्वारा कैंडिडेट चुने जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, उनको डिग्री कॉलेजेस में, एडेड कॉलेजेस में, इस तरीके के कॉलेज में स्थान प्राप्त होता है। बात करते हैं अब इसको लेकर के। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पर कि किस तरीके से ये यूज होता है, देखिए लिखा है कि क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है कि विश्वविद्यालय में अगर वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जो एपीआई स्कोर होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, या जो भी हमने एजुकेशन प्राप्त करी है या हमारा एकेडमिक्स है वो किस तरीके से अपना रोल अदा करता है पूरे एपीआई स्कोर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे स्कोर में बेसिकली आपका जो हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो परसेंटेज होते हैं उसका इसमें कोई भी रोल नहीं है। रोल किसका होता है और कितने प्रतिशत या कितने मार्क्स जो है वो मिलते हैं। अगर एपीआई स्कोर की बात करें तो ओवरऑल 100 मार्क्स में से एपीआई स्कोर काउंट किया जाता है। देखिए होता क्या है यहाँ पर, ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो हमारा ग्रेजुएशन में यदि 80% या इससे ऊपर है तो हमारे लिए जो मार्क्स मिलते हैं एपीआई स्कोर की अगर बात करें तो 15 मार्क्स हमें। ठीक है, दूसरी बात है यदि 60 से लेकर के 80% तक हमारा ग्रेजुएशन प्राप्त किए हैं तो हमको 13 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर 55% से लेकर के 60% तक में हम स्टैंड करते हैं ग्रेजुएशन में जो हमारे परसेंटेज है तो वो 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, उस कैंडिडेट का जो भी इसके लिए, जिसने भी इसके लिए अप्लाई किया है, यदि ग्रेजुएशन में उसका 80% और इससे अबव है तो 15 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 15 नंबर मिलेंगे। और यदि 60 से लेकर 80% के बीच में वो स्टैंड करता है तो उसको 13 नंबर मिलेंगे। और यदि 55 से लेकर के 60% के बीच में करता है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे उसके ग्रेजुएशन की डिग्री या जो परसेंटेज है। दूसरी बात हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी या एमए एमएससी किया है 80% एंड अबव मिला है तो 28 मार्क्स मिलेंगे। यदि 60% टू लेस देन 80 60 से लेकर के यदि 80% के बीच में है तो 25 नंबर मिलेंगे। 55 से लेकर के 60% के बीच में है तो 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एमफिल की बात है, वैसे एमफिल अब नहीं है। जैसे कि 2018 के रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो उसी तरह से 2023 में भी एज इट इज़ जो यूजीसी का रेगुलेशन था वो अप्लाई किया गया या वही मान्य रहा। केवल एक पीएचडी की बात बीच में आई थी जिसको कि मैंडेटरी कर दिया गया था, जो कि बाद में फिर बदलाव उसमें देखने को हमें मिला। उसके अलावा 2018 का जो रेगुलेशन था यूजीसी का उसकी सेम एज इट इज़ 2023 में भी वो रहा। सिर्फ पीएचडी की जो डिग्री थी वो जो मैंडेटरी कर दी गई थी वो हटा दी गई। ठीक, अब यहाँ पर ये है पीएचडी की अगर बात करें, एमफिल है किसी का, हालांकि एमफिल हटा दिया गया है। यहाँ पर नीचे और भी बातें हैं जो थोड़ा इस पीएचडी और एमफिल के बीच में कंफ्यूजन को दूर करेंगी। एमफिल की अगर बात करें, यदि 60% या इससे ज्यादा उसको किसी भी कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है एमफिल करने में तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। और 55% से लेकर के 60% के बीच में है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से यदि पीएचडी किया हुआ कैंडिडेट है तो उसको 30 नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा वेटेज आता है पीएचडी
कैंडिडेट को पूरे पूरे 30 नंबर मिल रहे हैं 100 में से पीएचडी करने पर। अब यहाँ पर ये भी एक बात है कि किसी कैंडिडेट ने पीएचडी किया है लेकिन एमफिल नहीं किया है तो भी उसको 30 ही नंबर मिलेंगे, और अगर उसने एमफिल किया है पीएचडी किया है तो भी उसको 30 ही नंबर मिलेंगे। तो इसका बहुत एडवांटेज उसको एमफिल का नहीं मिलेगा, वैसे भी एमफिल अब नहीं है। अगर बच्चे जो कैंडिडेट है उसने नेट जेआरएफ के साथ नेट भी किया है और उसका जेआरएफ भी है तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि केवल नेट है या उसके बराबर कोई भी जैसे स्लेट हो गया, सेट हो गया, अगर उसने किया हुआ है तो उसको 5 नंबर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, या नेट केवल किया है तो 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन नेट के साथ अगर जेआरएफ भी है क्वालिफाई तो उसको 7 नंबर। तो यहाँ तक नेक्स्ट 6 नंबर पर आते हैं रिसर्च पब्लिकेशन। जैसे कि होता क्या है कि जब कैंडिडेट जो रिसर्च स्कॉलर है रिसर्च कर रहा होता है, पीएचडी कर रहा होता है, एनरोल होता है, तो वो रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराता है डिफरेंट यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, उसके अलावा और भी जगह है। तो होता है वहां पे क्या कि रिसर्च पब्लिकेशन अगर उसने पब्लिश कराए हैं अपने रिसर्च पेपर तो 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट मतलब जो रिसर्च स्कॉलर है अगर एक भी रिसर्च पेपर पब्लिश कराता है तो उसको 2 नंबर मिलते हैं, और इस तरीके से अगर वो 5 करा लेता है तो उसको मिलते हैं 10 नंबर, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 10 रिसर्च पेपर पब्लिश करा लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 20, मैक्सिमम 10 ही मिलेंगे जितने भी आप रिसर्च पेपर पब्लिश करा लें। तो कम से कम 5 रिसर्च पेपर अगर आप पब्लिश करा लेते हैं तो 10 नंबर पूरे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए फिर यहाँ तक हमने देख लिया कि रिसर्च पेपर पब्लिश कराने तक के कैंडिडेट को मिल रहे हैं 10 नंबर। फिर है टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस मार्क्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की अगर बात करें, ठीक है, अगर है किसी के भी पास 1 साल का तो उसको कितने मिल जाते हैं 2 नंबर। 1 साल का एक्सपीरियंस होने पर 2 नंबर मिल रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर ये जो एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा होगा, मीनिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिसर्च पेपर में है कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश है तो 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 5 रिसर्च पेपर पब्लिश है तो 2 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस उसी तरीके से लिया गया है कि टीचिंग एक्सपीरियंस हो मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, इसके लिए क्या मिलेगा 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 नंबर इसमें कैंडिडेट को मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझने वाली है कि ये जो मैं बता रही हूँ ये आपका है किस लेवल पर के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल के। अगर यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स के लिए या रिक्रूटमेंट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के तो ये जो क्राइटेरिया है एपीआई स्कोर को कैलकुलेट करने का ये होगा। तो इसलिए पीएचडी बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादा मान्यता रखती है, और इस वजह से भी रखती है क्योंकि एपीआई स्कोर में बेसिकली देखा जाए तो एपीआई स्कोर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्योंकि जो पीएचडी का जब पीएचडी कैंडिडेट कर रहा होता है तो उस टाइम पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाता है, बुक्स पब्लिश करा रहा होता है, किसी भी जर्नल में या किसी भी ऐसी बुक में वो अपना चैप्टर भी इंक्लूड कराता है तो उसके भी मार्क्स उसको मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पर एक बात साफ साफ लिखी गई है कि पीएचडी प्लस एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिलेंगे। किसी ने दोनों किया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको एमफिल का अलग से मार्क्स मिल जाएगा और पीएचडी का अलग से मार्क्स। किसी ने जेआरएफ नेट और सेट किया है तो उसको मैक्सिमम मार्क्स 7 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल देख लीजिए, देखिए एकेडमिक स्कोर की अगर बात करें तो 80 है। एकेडमिक स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 80 मार्क्स जो एकेडमिक स्कोर को लेकर के हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस को लेकर के 10 है और टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के 10 है। इस तरीके से टोटल जो है वो 100 मार्क्स का आपका एपीआई स्कोर होगा। मतलब इतने में से ही
किसी भी कैंडिडेट को अंक प्रदान करे जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल का हो गया। तो कोई भी कैंडिडेट जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्लाई कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए एपीआई स्कोर निकालना इस तरीके से इजी हो सकता है। और सबसे बेहतर तो यहाँ पर ये है कि जब भी आप अप्लाई करें, चूंकि होता क्या है कि एलिजिबिलिटी बेसिकली क्या है, आपकी नेट है ना, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है 55%। तो होता क्या है कि नेट किया हुआ जो कैंडिडेट होता है या सिंपली पीजी किया हुआ होता है, उसका रिसर्च के क्षेत्र में देखा जाए तो उतना हाथ तंग होता है ऐसा कह सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर होगा अपने एपीआई स्कोर को और अपडेट करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, तो उसको अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होता है डिसर्टेशन, और उसमें रिसर्च पेपर अगर वो 5 पब्लिश करा लेता है और नेट क्वालिफाई होने के बाद किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री कॉलेज में अपना अप्रूवल करा लेता है अपने करके, तो उसको 20 नंबर जो है इस तरीके से मिल सकते हैं, कह सकते हैं, अगर वो थोड़ा एक्टफुली को हैंडल करने की कोशिश करें। और पीएचडी मान लीजिए चल रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, 30 नंबर तो उससे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर रिसर्च पेपर वो कर लेता है, किसी बुक को पब्लिश करा लेता है, कहीं पर अपना अप्रूवल करा करके पढ़ाना शुरू कर देता है, तो इस तरीके से उसका टीचिंग होगा, तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने बात करी थी किसको लेकर के, यूनिवर्सिटीज को लेकर। अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। अब बात होती है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। कॉलेजेस की अगर हम बात करें कि कॉलेजेस में किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एपीआई स्कोर मेंटेन किया जाता है, तो बात करते हैं। देखिए लगभग ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। देखिए ग्रेजुएशन में यदि कैंडिडेट का, ये हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस को लेकर, ठीक, यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन में कैंडिडेट का 80% है तो उसको 21 मार्क्स में 80% एंड अबव परसेंटेज उसकी बन रही है ग्रेजुएशन में 21 नंबर, थोड़ा सा बढ़ोतरी है, वहां पर 15 है और यहाँ पर 21 नंबर मिल रहे हैं, तो 6 नंबर की बढ़ोतरी है। यदि जो परसेंटेज है कैंडिडेट का वो 60% से और 80% के बीच में है तो उसको मार्क्स मिल रहे हैं 19, और यहीं पर 55% से और 60% के बीच तो 16 नंबर मिल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80 या इससे ऊपर अगर है कैंडिडेट का तो उसको 33 नंबर मिल रहे हैं, काफी है। और 60% से लेकर के 80% के बीच में यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है कैंडिडेट तो उसको नंबर मिल जाएंगे, और यहीं पर 55% से लेकर के 60% के बीच में तो उसको 25 नंबर। एमफिल किया हुआ है 60% या इससे ज्यादा तो 7 नंबर मिल रहे हैं, ये वहां पर भी था यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, और 55% से लेकर के 60% के बीच में है तो फिर उसको 5 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर पीएचडी किए हुए कैंडिडेट को 20 नंबर मिल रहे हैं। कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेज में मात्र 20 नंबर मिल रहे हैं, और वहां पे बात करें अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर तो 30 नंबर पीएचडी करने पर। नेट विथ जेआरएफ देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स है, वहां पर 7 नंबर थे। नेट और इक्विवेलेंट यहाँ पर 8 नंबर, थोड़ा कहीं पर ज्यादा कर दिया गया है, कहीं पर कम कर दिया गया है किसी किसी एरिया में। रिसर्च पब्लिकेशन है, ठीक है, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड। मैक्सिमम मार्क्स 6 मिलेंगे। इट मीन्स कि अगर आप 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करा लेते हैं तो आपको 6 नंबर पूरे पर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा कराएंगे तो भी आपको कोई फायदा उसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल 3 भी कराएंगे तो आपको 6 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स मिल। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, 2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब अगर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो है स्कोर बेसिकली ये कॉलेज लेवल का है। कॉलेज लेवल का मतलब यह जो आयोग के द्वारा भर्तियां निकाली जा रही हैं या निकाली जाती हैं प्रोफेसर, तो इस तरीके से उसकी स्कोरिंग की जाए। अब यहाँ पर यह है कि जो कॉलेजेस वगैरह में, डिग्री कॉलेजेस वगैरह में रिसर्च को मना नहीं किया जाता, लेकिन पढ़ाने पर ज़्यादा जोर होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च पर, पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च पर भी ज़्यादा जोर होता है। इसलिए जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हमने देखा जो स्कोर का एक क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च को ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। एक बात और कि
अगर कैंडिडेट ने एमफिल और पीएचडी किया है तो भी उसको मैक्सिमम 20 ही नंबर मिलेंगे। अगर उसने सिंपली पीएचडी किया है और एमफिल नहीं भी किया है तो भी उसे 20 मिलेंगे। इसी तरह से जेआरएफ है, नेट है, सेट है, तो इसमें भी 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक, एकेडमिक स्कोर यहाँ पर 84 मार्क्स का है और रिसर्च पब्लिकेशन 6 नंबर के हैं। तो ये टोटल, और उसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, देखिए एकेडमिक स्कोर है 84 मार्क्स का, रिसर्च पब्लिकेशन है 6 मार्क्स के, टीचिंग एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल मार्क्स 100। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर को पदों को भरने की बात आती है तो एपीआई स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, या बाइफर्केशन इस 100 नंबर का किस तरीके से है, ये हमने देखा, और कॉलेज लेवल पर किस तरीके। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं।